बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए थोड़ा सा आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि दो लोग हैं, एक ए है और दूसरा है बी। ए ने बी को गुड्स बेचा, गुड्स बेचा। ए ने बी को गुड्स बेचा। ठीक है, और बेचा कैसे? ऑन क्रेडिट, उधार बेचा। अब ऐसा करने से ये पहला स्टेप हुआ, ऐसा करने से बी बिकम्स डेटर ऑफ ए। बी जो है ए का डेटर बन गया। अब ए ने क्या किया कि मुझे बी पे ट्रस्ट नहीं है, एक पक्का सबूत लेने के लिए, एक पक्का प्रूफ लेने के लिए ए ने बी पे बिल लिखा। ए ड्रीव ए बिल ऑन बी। ए ने बी पे बिल लिखा। ए ने बी पे बिल लिखा, ए ड्रीव ए बिल ऑन बी, कि भाई मैं आपको इतने कुछ बेच रहा हूं, इस तारीख को बेच रहा हूं, और आप मुझे इतने दिन बाद ये पैसे दे देंगे, इतने दिन बाद ये पैसे दे देंगे। तो बी ने उस बिल पे क्या कर दिया? साइन कर दिए। बी एक्सेप्टेड द बिल। एक्सेप्ट करने का मतलब है बी ने उस पर साइन कर दिए, एंड रिटर्न टू ए, और वो बिल उसने ए को वापस कर दिया। तो जब ऐसा होता है, ये जो लाइन है, ये लाइन ही बिल चैप्टर को जन्म देती है बेटा। इस लाइन की वजह से ये चैप्टर जनरेट हुआ। ठीक है, तो वो बिल साइन करा हुआ ए के पास आ गया। ठीक है ना। नाउ पहले बी किस कैटेगरी में था? डेटर की कैटेगरी में था। अब वो डेटर की कैटेगरी से हट गया। नाउ बी विल बी transferred from the category of debtors to the category of bills receivables। तो बी जो है वो डेटर्स की कैटेगरी से हट गया और बी आर की कैटेगरी में आ गया, बिल्स रिसीवेबल की कैटेगरी। बात वही है, पैसे तो मुझे बी से लेने ही है, लेकिन बी को मैं बैलेंस शीट में किस कैटेगरी में डालूंगा ये अलग बात होती है। तो पहले बी था डेटर की कैटेगरी में, अब हो गया वो बिल्स रिसीवेबल की कैटेगरी में। अब चाहे डेटर्स हो चाहे बी आर हो, होते दोनों एसेट ही हैं। डेटर्स भी एसेट होते हैं और बी आर भी आपकी एसेट्स होते हैं। और एक बात और कि डेटर्स और बी आर को अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ये सब बातें नोट कर लो। तो ये भी एसेट साइड में आता है।
ये सब एसेट साइड की चीजें हैं। रिसीवेबल्स का मतलब पैसा लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी एसेट है, तो एसेट साइड में है। आप नोट कर लो, कुछ बात कहनी हो तो हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं शुरू करता हूं बेटा। एक तरफ रख दिया मैंने ए और दूसरी तरफ मैंने रख दिया बी। पहली एंट्री, ए ड्यू अ बिल, बल्कि बिल लिखने की ना करो, पहले गुड्स बेचने की एंट्री करो। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000 on 1st April 2001। ए ने बी को गुड्स बेचा इस डेट को इतने रुपए का। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000। बी ने क्या किया, बी ने खरीदा, तो बी परचेज करने की एंट्री करेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 10,000। सेकेंड एंट्री, ए ड्यू ए बिल on B on the same day। उसी दिन ए ने बी पे बिल लिख दिया एंड बी एक्सेप्टेड इट, बी ने उस पर साइन करके वापस कर दिया। तो वो जो बिल उसके पास आया ए के पास, तो जो बी डेबिट हुआ था, पहले मेरी नजर में डेबिट हुआ था, अब वो बी क्रेडिट हो जाएगा। बी कौन है, डेटर, डेटर क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटर है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि डेटर जब जनरेट होते हैं, डेटर जब जनरेट होते हैं बेटा तो वो डेबिट होते हैं, और डेटर जब खत्म होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। एसेट है, एसेट वाले रूल चलेगा। तो बी तो हो गया खत्म, और मेरी कौन सी एसेट जनरेट हो गई, बी आर। बी आर अकाउंट डेबिट, तो ये वाली एसेट जनरेट हो रही है। ए डेबिट, अब
जैसे मेरा डेटर और बीआर का लेन देन हुआ कि मेरे जो डेटर्स हैं वो खत्म हो गए और बीआर है वो जनरेट हो गए। डेटर खत्म हो गए, बीआर जनरेट हो गए। ठीक है, ऐसे बी के भी क्या होता है, जब बी ने गुड्स खरीदा था तो ए क्या बन गया था, ए क्या बन गया था, क्रेडिटर। ठीक है, अब बिल लिखते ही ए जो है वो क्रेडिटर की कैटेगरी से हट गया और बिल्स पेबल की कैटेगरी में आ गया। ये दोनों ही मेरी लायबिलिटी होते हैं और लायबिलिटी जब जनरेट होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो यहां पर देखो ए क्रेडिट हुआ ना, इसका मतलब ए मेरा क्रेडिटर बन गया था, तो मेरी लायबिलिटी जनरेट हो गई थी। लेकिन बिल लिखते ही वो जो ए है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर नाम की जो लायबिलिटी है वो खत्म हो गई और एक नई लायबिलिटी जनरेट होगी, उसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये बिल लिखने की एंट्री हुई बेटा। ए अपनी बुक में ये एंट्री करेगा, बी अपनी बुक में ये एंट्री करेगा। इस एंट्री में कोई डाउट हो तो मुझसे बात करो, नहीं तो एंट्री बिल्कुल टिप्स पर आ जानी चाहिए, बिल्कुल फिंगर्स पर आपके आ जानी चाहिए। बोलिए। अब थर्ड, जो ये थर्ड एंट्री है इसके अंदर चार केसेस होंगे। ये चारों केसेस तय करेंगे कि आपको ये चैप्टर कितना आता है, इन चारों केसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं पहले आपको शुरू के दो बताऊंगा आज, ताकि आप इसका होमवर्क भी कर पाओ। और अभी मैंने डेट का यूज भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं बताया कि बिल कितने महीने का था, 3 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। यही बताता चलो, नहीं अभी नहीं बताता, मैं अभी नहीं बताता। अगर अभी ना बताया तो आगे टेंशन होगी। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा एंटर करता हूँ, ए ड्रू ए बिल ऑन बी, यहाँ पर लिखो फॉर 3 months। फॉर 3 months। तीन महीने का बिल लिखा, ये चीज ऐड कर लो। चलिए, अब थर्ड एंट्री करने से पहले आपको थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दे दूं मैं, कि जब बिल की पेमेंट आएगी
तो वो जो मैच्योरिटी डेट होगी कि किस दिन बिल की पेमेंट होनी है, उसको नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं, उसके रेयर केसेस हम बाद में बात करेंगे। पहले नॉर्मली तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली हम मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं। नॉर्मली मैच्योरिटी डेट में क्या होता है, हमें बिल की डेट पता होती है, बिल किस दिन लिखा गया, बिल किस दिन लिखा गया। फिर हमें टर्म पता होती है, टर्म ऑफ बिल, यानी कि बिल कितने महीने का है। उसके बाद उसमें 3 दिन जोड़ने होते हैं बेटा, 3 दिन जोड़ने होते हैं, इन्हें बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। यानी कि हम उस पर कृपा कर रहे हैं कि 3 दिन मैं तेरे को एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो अपने पैसे का जुगाड़ कर ले और मुझे पेमेंट कर देना। ठीक है, चलो। बिल था बेटा 1 अप्रैल 2001 का, 3 महीने हो गए, क्योंकि 3 महीने मैंने बोला कि बिल 3 महीने का है, काम मैंने आपको अभी लिखवाई, दिस वन। उसमें 3 दिन जोड़ो, तो जल्दी से व्हाट्सएप करो कि क्या ड्यू डेट बैठती है। हाँ, कुछ बच्चों ने बता दिया, मैं ही बताता हूँ आपको। 1 अप्रैल है, 1 महीना हो गया, 1 मई, अगला महीना हो गया 1 जून, अप्रैल से मई, मई से जून, ठीक है। फिर 1 जुलाई, ठीक। अब हो गए 3 महीने, 1 जुलाई, 1 जुलाई तक हो गए 3 महीने। अब 3 दिन और जोड़ दो इसके अंदर, तो ड्यू डेट बैठेगी 4 जुलाई। जिनको डाउट है वो हैंड रेस कर सकते हैं। मान्य आहूजा पावनी अरोड़ा ने सही बताया, मौली ने सही बताया, और भूमि थोड़ा कंफ्यूज हो गई 1 महीने में, बस वैसे सही बताया। यस मान्य। सर इसमें एक कंफ्यूजन थी। हाँ। सर आपने लेक्चर में कहा था कि हम अपनी जो पीरियड है ड्यू डेट की उसी दिन से स्टार्ट कर देंगे जिस दिन बिल ड्रॉन हुआ था। तो सर अगर उसी दिन से स्टार्ट करेंगे तो फिर तो ये 31/4 को 1 महीना खत्म हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ये मैंने ये नहीं कहा कि उस दिन से स्टार्ट करना है, दिन गिनो। अब ये होता है कि जिस दिन बिल लिखा वो दिन हमेशा इग्नोर होता है, जिस दिन बिल लिखा वो दिन हमेशा इग्नोर होगा। क्योंकि अगर किसी को 1 महीना खत्म करना है तो वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खत्म होगा, लेकिन यहां पर हम 1 अप्रैल से 1 मई तक खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिस दिन बिल लिखा है उस दिन को तो इग्नोर करना है। उससे नेक्स्ट डे से चलेंगे तो यहां पर भी एक दिन आगे चलाना पड़ेगा, तो 30 अप्रैल नहीं, वो 1 मई को खत्म होगा। तो बिल लिखने वाली डेट को हम इग्नोर करते हैं,
चाहे वहां पे नंबर ऑफ मंथ्स हम काउंट करें, चाहे नंबर ऑफ डेज हम काउंट करें, बिल लिखने वाली डेट को हम इग्नोर करते हैं। तो सर कोई रीजन है इसको इग्नोर करने का, ही ऐसी रीजन मतलब? ये है कि जिस दिन मैंने बिल लिखा उस दिन मैंने गुड्स बेचा या नहीं बेचा, तो बिल लिख के मेरे पास जब बिल साइन करके वापस भेजेगा तो उसमें हो सकता है शाम हो जाए, ठीक है। तो उस प्रोसेस के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि उस दिन तो उसने पैसे का यूज किया ही नहीं, हमारे गुड्स का यूज किया ही नहीं, अभी तो उसके पास माल पहुंचा है, ठीक है ना। तो 3 महीने जो मैं दे रहा हूं तो उस दिन को मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो दिन हमारी लिखा पढ़ी में ही वेस्ट हो गया, ऐसा मान के चलते हैं। और और सर एक कंफ्यूजन होती है कि जब आप 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करते हो तो जो तीसरा दिन होता है वो तो सर पूरा मिल ही नहीं रहा है, हम तीसरे दिन को ही मतलब ड्यू डेट मान के चल रहे हैं। मतलब तीसरा दिन नहीं मिल रहा? यस सर, मतलब जैसे 2 सेकंड डे और 3 डे और फोर्थ नहीं मतलब नहीं, उन जैसे एक साथ ही खत्म हुआ। उन 3 दिन में वो कभी भी पेमेंट कर सकता है। तीसरे दिन की इवनिंग में अगर वो पेमेंट करेगा, वर्किंग आवर्स के बाद भी पेमेंट करेगा, तो भी पेमेंट मानी जाएगी। और मैंने तो बोला है कि आप 3 दिन, तीसरे दिन के एंड में पेमेंट कर दो, जो लास्ट वर्किंग आवर्स है या जो भी मैंने उसको बता दिया उस टाइम पे पेमेंट वो कर सकता है। ये नहीं कि तीसरे दिन वो सुबह सुबह ही पेमेंट कर देगा, तो यूज तो वो कर रहा है, लेकिन मैं चौथा दिन स्टार्ट नहीं होने दूंगा, तीसरे दिन के एंड में आपको पेमेंट करनी होगी, ओके सर। है ना। अगर मैंने पहला दिन भी हटा दिया और वो तीसरा दिन भी हटा दिया, फिर तो 2 दिन का सैक्रिफाइस हो गया। जितना 3 दिन में नुकसान हो रहा है उतना ही पहले दिन का उसे फायदा भी मिल गया, क्योंकि 1-2 घंटे तो उसको एक्स्ट्रा मिले होंगे पहले दिन के जो मैंने यूज ही नहीं किए। तो वही है, या तो हम ओके पहला, सर। हाँ, या तो हम पहला हटाएंगे या लास्ट हटाएंगे, तो हमने पहला हटाया हुआ है, लास्ट नहीं हटा रहे हैं। ओके सर। ओके, चलो ड्यू डेट वाला और भी देखते हैं आगे। अब मूड यही कर दिया मेरा कि ड्यू डेट वाले क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं और क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करो। एक मिनट लगेगा। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।
पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ, चल कोई बात नहीं। हाँ, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। ये हमारी एस.सी. शर्मा बुक का ही क्वेश्चन है, तो मैंने इस फॉर्मेट में आपको दिया कि ताकि आपको सामने सॉल्यूशन भी हो जाए और क्वेश्चन भी आपको दिखता रहे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर वो बोल रहे हैं ड्यू डेट फाइंड करो, ड्यू डेट फाइंड करो। लॉजिक करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, डेट ऑफ बिल पहला है 29 जनवरी 2020। एक महीने का बिल है, 29 जनवरी है ना, तो जनवरी है तो मैं जुलाई को लिख रहा। ठीक है, एक महीने का बिल है तो 29 से 29 ही माना जाएगा। ठीक है ना, और 29 जनवरी है तो 29 फरवरी होता है, लेकिन 29 फरवरी होती नहीं है, वो तो लीप ईयर में होती है। अब देखने वाली बात है कि क्या 2020 लीप ईयर है? लीप ईयर है। मुझे जल्दी से यस या नो, वाई या एन लिख के दो, जल्दी से वाई या एन लिख के दो, लीप ईयर है या नहीं है 2020? बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, सब बच्चों को रिप्लाई आना चाहिए। मुझे मतलब इंटरेस्ट तभी आता है पढ़ाने में जब सब बच्चों को रिप्लाई आ जाए। रिप्लाई शुड कम फ्रॉम एवरीबॉडी। अभी का थिंक अगेन, मैं बोलूंगा थिंक अगेन तो आप आंसर चेंज कर दोगे, क्योंकि देयर आर टू ऑप्शंस ओनली। आपने मान लो नो लिखा, मैंने कहा थिंक अगेन, तो आप यस लिख दोगे, लेकिन रीजन शुड बी देयर ना, आपके पास लॉजिक होना चाहिए हाँ करने का या मना करने का। बेसिकली आप ये मान के चलो कि ईयर 2000 ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है। जो पूरा का पूरा ईयर 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24 ये सब आपके, और ईयर 2000 भी, ये सब आपके लीप ईयर है। ईयर अब मैं 4 माइनस कर दूंगा, 1996, 1992 और ज्यादा नीचे नहीं जाना, 1988, ये सब भी आपके लीप ईयर्स हैं। ठीक है, तो अभी का बेटा ध्यान दो, है ना, शायद कुछ कंफ्यूजन है। तो अब लीप ईयर है, अब ये अगर लीप ईयर है तो 29 फरवरी भी, इनके 29 फेब भी होगी 2020 के अंदर। ठीक है, तो एक महीना तो यहां से यहां तक पूरा हो गया बेटा, प्लस 3 दिन। फेब तो 29 में खत्म हो गई, 1, 2, 3, तो 3 मार्च इसमें बैठेगी, 3 मार्च 2020। ये पहले क्वेश्चन की ड्यू डेट बैठेगी। ठीक है, एक बात और भी है, इसके अंदर एक रूल हो रहा है छोटा सा, कि इफ ड्यू डेट इज, या तो वो पब्लिक हॉलिडे है, या वो संडे है, या वो संडे, तो इन दोनों केसेस में ड्यू डेट एक दिन कम हो जाएगी, -1 डे कर देंगे। 3 दिन ऐड करने के बाद जो दिन आएगा, अगर वो ये है, पब्लिक हॉलिडे है या संडे है,
तो ड्यू डेट एक दिन पहले हो जाएगी, यानी कि 2 मार्च हो जाती अगर ऐसा होता। पब्लिक हॉलिडे में आपके 3 दिन मान लो, आप 2 ही दिन मान लो, 15 अगस्त और 26 जनवरी। संडे के लिए वो स्पेशल बताएगा कि संडे है, तब मानोगे संडे, नहीं तो नहीं मानोगे, ठीक है ना। इतना टफ नहीं आएगा कि आप पहचानना पड़े आपको कि उस दिन संडे तो था, ठीक है। लेकिन इफ ड्यू डेट इज एमरजेंसी हॉलिडे, अगर उस दिन इमरजेंसी हॉलिडे हो गया तो जो ड्यू डेट है वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब ड्यू डेट एक दिन बाद ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। इन बातों का भी ध्यान हमें रखना है, ठीक। अब 31 जनवरी है, 10 फेब है, 31 मार्च है, अप्रैल है और दिसंबर है। तो ऐसे करते करते आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। मैं आपको एक ये क्वेश्चन करा के देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, 10 फेब 2019, 60 दिन का बिल है। अब मैं आपको बताता हूं दिन कैसे गिनते हैं। तो 10 फेब यानी कि फरवरी यूज हो रही है, मार्च यूज होगी, हो सकता है अप्रैल के भी कुछ दिन यूज हो। तो 10 फरवरी का मतलब है फरवरी के 10 दिन तो निकल गए, 10वां दिन भी काउंट नहीं करते। वो 2019 है यानी कि लीप ईयर तो है ही। तो फरवरी थी 28 दिन की, 28 दिन में से 28 डेज में से बेटा 10 डेज तो निकल गए, तो फैब के कितने दिन बचे? 18 डेज बचे बेटा। ठीक है, उसके बाद आई मार्च, मार्च होती है 31 की, ठीक है। तो अभी भी 60 दिन पूरे नहीं हो रहे, 60 डेज पूरे नहीं हो रहे। तो कितने दिन पूरे हो रहे हैं देख लो एक बार, 49 डेज पूरे हो रहे हैं बेटा, 49 डेज पूरे हो रहे हैं। तो हमें कितने दिन और चाहिए? 11 दिन और चाहिए। तो अप्रैल के ले लो 11 दिन, ये हो गए 60 दिन पूरे, और 3 दिन आपको जोड़ने हैं ग्रेस के। तो 14 अप्रैल शुड बी द ड्यू डेट। जिसको दिक्कत है वो हैंड रेस करेगा। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आप एक काम करेंगे, इसके 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2 और 3, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस आप अभी आज ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, उसके बाद मैं जनरल एंट्री पे जाऊंगा, और जो शुरू की 2 जनरल एंट्रीज मैंने आपको आज लिखवाई हैं उनका भी रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो पहले इतना काम कर लो, फिर आगे जनरल एंट्री पे चलते हैं। काम पूरा चाहिए मुझे, डेली होमवर्क चाहिए, चैप्टर छोटा सा है, एक भी दिन होमवर्क मिस ना करना, है ना, और होमवर्क दिल से करना है। कल रात को शाम को एक क्लास होगी 6 बजे, ठीक है बेटा। एक मैरिज फंक्शन है, उसके चांसेस है कि वो टाइमिंग क्लैश ना करे, तो कुछ इमरजेंसी हुई तो मैं मैसेज कर दूंगा, अदरवाइज 6 बजे क्लास होगी कल, ठीक है। बाय बाय बेटा।